हेलो। आज हम लोग फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस टेंस का यूज बहुत ज्यादा होता है और आसान भी बहुत है, बहुत आसान है। फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य में क्रिया प्लस ता था ते थे ती थी लगा रहता है। जैसे करीम विद्यालय जाता था, शिक्षक हमें पढ़ाते थे, सीता एक गाना गाती थी, था ते थे। इसके अलावा और कुछ चिन्ह है जो क्रिया प्लस या ये ई आ या तो ए ये सब होता है। जैसे करीम विद्यालय जाता था, इसमें था। अब यहां देख रहे हैं करीम विद्यालय गया। शिक्षक हमें वर्ग में या क्लास में अंग्रेजी पढ़ाए। सीता ने एक गाना गाई, मैंने आज उसको देखा, उन्होंने मुझे ये बात कहे। तो मेरे पिताजी उनको आज देखे। तो ए आ ई या तो या ये सब चिन्ह भी रहता है, ये ज्यादा रहता है। तो अगर ये सब चिन्ह में से रहे तो हम लोग समझ जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जब हम लोग निश्चित कर लेते हैं तब उसका अनुवाद के लिए हम लोग सोचेंगे। तो अनुवाद के लिए रूल्स फॉलो करना होगा। रूल्स बहुत आसान है। इसमें सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है। सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। ये पहला नियम है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो ढंग के वाक्य पाया जाता है, जिसमें से ये एक प्रकार के हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ भी रह सकता है। जैसे एक एग्जांपल, करीम ने मुझे एक शब्दकोश दिया। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। कौन दिया? करीम ने, ये सब्जेक्ट है। करीम ने क्या किया? दिया। देखिए या आ गया, तो दिया ये आपका वर्ब है। ये पास्ट इंडेफिनिट का चिन्ह दर्शाता है। क्या दिया? एक शब्दकोश, ये ऑब्जेक्ट है। किसको दिया? तो मुझे, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो मुझे और एक शब्दकोश दोनों ऑब्जेक्ट है। ये आपका लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसको भाषा का ज्ञान रहता है, और एक शब्दकोश, इसको तो भाषा का ज्ञान नहीं है। तो ये लिविंग ऑब्जेक्ट, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। कोशिश करेंगे कि लिविंग ऑब्जेक्ट ही पहले बैठाया जाए, सजाया जाए, और नॉन लिविंग को उसके बाद। और इसके अलावा और एक ऑब्जेक्ट होता है जो प्लेस मेंशन्ड, यानी स्थान सूचक ऑब्जेक्ट। वो लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्थान सूचक ऑब्जेक्ट यानी प्लेस मेंशन्ड ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। तो इस ढंग से हम लोग इसको सजा लेंगे, इस बुट के रूप में सजा लेंगे। इस बुट SVOOT, आप लोग पहले क्लास में आप लोग देखे होंगे। इस बुट SVOOT ये होता है। S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर अदर, T फॉर टाइम। इसमें हम लोग को S यानी करीम ने, हम सब्जेक्ट बैठा दिए। वर्ब यानी दिया, करीम ने दिया। ऑब्जेक्ट मुझे, और ये दोनों ऑब्जेक्ट ही है। तो मुझे एक शब्दकोश, तो SVO तक है, ये दोनों नहीं है। इस वुड SVOOT, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर टाइम, इसको फॉलो करेंगे। तो सब्जेक्ट करीम ने दिया, वर्ब मुझे, ये भी ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, और एक शब्दकोश, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ढंग से सजा लेने के बाद हम लोग
इसको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। दिया, देने का अंग्रेजी होता है गिव, गिव का वर्ब टू यानी गेव, करीम गेव मी ए डिक्शनरी आपका हो जाता है। अब ये जो वर्ब टू है, इससे अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब निकलना चाहें, कहने का मतलब अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म का रूप देने का जरूरत हो या इंटरोगेटिव फॉर्म का रूप देने का जरूरत हो, तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब को निकालना आवश्यक हो जाता है। तो उस तरीका को अपनाते हुए हम लोग जाएंगे ताकि आगे हम लोग का सुविधा हो, आसानी से हम लोग कर सके। जैसे फॉर्मूला है वर्ब टू इज इक्वल टू वर्ब वन प्लस डीड होता है। ये वर्ब टू है तो वर्ब टू का ही फॉर्मूला ले लेते हैं, वर्ब टू इज इक्वल टू वर्ब वन प्लस डीड होता है। तो वर्ब टू अगर गिव है तो वर्ब वन क्या होगा, गिव, तो गिव प्लस डीड। ये इस ढंग का अगर हम लोग तोड़कर खंडन करते हुए समझकर सीखकर आगे बढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म इंटरोगेटिव फॉर्म बनाने के लिए। आगे हम लोग सीखेंगे, इस ढंग से हम लोग खंडन करते हुए जाएंगे, यानी वर्ब टू से डिड और वर्ब वन को अलग देखते हुए हम लोग जाएंगे, अलग अलग देखते हुए हम लोग जाएंगे, सीखते हुए जाएंगे। तो इस ढंग से हम लोग फर्स्ट इंडिफिनिट का एक सेंटेंस ही काफी है इसमें, तो इस ढंग का हम लोग समझ सकते हैं। कोई भी इस चिन्ह में से आएगा, ता था ते थे थी, या तो या ये या तो आ या तो ए, इन चिन्ह में से कोई शब्द आएंगे तो आपका फर्स्ट इंडिफिनिट का रूल बनकर उसका अनुवाद करेंगे। पहले इस बुट में सजा लेंगे, अगर मेरा इस बुट सही है तो ट्रांसलेशन भी यानी अनुवाद भी सही होगा। और एक ढंग का सेंटेंस होता है जो कि भूतकाल में कोई भी काम अभ्यास के रूप में नियमित ढंग से जो किया जाता है, उस ढंग का सेंटेंस को हम लोग अभ्यास जनित वाक्य कहते हैं, जिसका अनुवाद एक महत्वपूर्ण है, उसको भी आज हम लोग देख लेंगे। ये एक नंबर नियम हुआ। दूसरा नंबर वो होंगे जैसे 2 नंबर सेंटेंस फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा किस्म का जो वाक्य होता है वो अलग ढंग से उसका अनुवाद किया जाता है, उसका रूल भी अलग होता है, सेंटेंस भी कुछ अलग होता है। जैसे भूतकाल में कोई काम अगर नियमित ढंग से कोई काम अभ्यासजनित के जैसा प्रतीत हो तो ऐसा सेंटेंस को हम लोग इस फॉर्मूला से करेंगे। उस एग्जाम्पल जैसे मेरा पिताजी रोज शाम को अखबार पढ़ा करते थे। मेरा पिताजी शाम को रोज अखबार पढ़ा करते थे। मेरा भाई प्रतिदिन सवेरे टहलने जाया करते थे। मेरी माँ रोज मुझे डांटा करती थी बचपन में। जो हो इस ढंग का, जैसे शिक्षक हमें प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, इस ढंग का। सीता रोज सवेरे एक गाना गाया करती थी, इस ढंग का सेंटेंस जो नियमित कोई काम हो, जो भूतकाल में होना बोध हो, ऐसा सेंटेंस को सिर्फ वर्ब टू लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कुछ अभ्यास जनित ढंग का बात कहा गया है, तो उसका अनुवाद भी कुछ अलग होगा। तो जैसे उसके लिए देखेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस यूज टू, उसके बाद वर्ब वन। देखिए वर्ब वन यहाँ पर USED यूज्ड टू, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। यहां तक हम लोग अगर ठीक कर लेते हैं तो गलत नहीं होगा। एक एग्जाम्पल ले लिए, जैसे यहाँ सेंटेंस है, शिक्षक हमें प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। देखिए पढ़ाया करते थे, आज के दिन में नहीं, भूतकाल का बात है। पढ़ाया करते थे, शिक्षक हमें प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। तो कभी एक काम होता था, तो इस वाक्य में अभ्यासजनित वाक्य कहा जाता है कि बहुत लगातार कोई काम चल रहा था, तो कौन पढ़ाया करते थे, तो शिक्षक, ये सब्जेक्ट हो गया। बाद में हम लोग देख लेंगे क्या करते थे, पढ़ाया करते थे, ये वर्ब हो गया। क्या पढ़ाया करते थे, तो अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसको पढ़ाया करते थे, तो हमें, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। आप कहाँ पढ़ाया करते थे, तो
कहाँ का इसमें जवाब नहीं है, यानी तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, दो ही ऑब्जेक्ट इसमें है। अगर कहाँ आ जाता तो 3 ऑब्जेक्ट हो जाता। अब कब पढ़ा करते थे तो प्रतिदिन, मैंने रोज। ठीक है, इस ढंग का हम लोग सभी एलिमेंट्स को हम लोग जान गए हैं। अब इसको SVOOT के रूप में सजा लेंगे। जैसे सब्जेक्ट यानी शिक्षक, वर्ब यानी पढ़ाया करते थे, पढ़ाया करते थे, शिक्षक पढ़ाया करते थे। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए हमें और अंग्रेजी दो ऑब्जेक्ट है। तो हमें लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसको भाषा का ज्ञान हो, और अंग्रेजी तो भाषा है, भाषा का ज्ञान तो नहीं रहेगा, तो इसको पहले रखेंगे। शिक्षक पढ़ाया करते थे हमें अंग्रेजी, और टाइम अंत में यानी प्रतिदिन। इस ढंग का सेंटेंस बना लेंगे। इसका अंग्रेजी देखिए, शिक्षक द टीचर पढ़ाया करते थे, इसके लिए फॉर्मूला हमको दिया हुआ है यूज टू वर्ब 1, आसान है। यूज टू लिख लीजिए पहले, यूज टू, कोई चिंता करने की बात नहीं है, आराम से इस ढंग का सेंटेंस को पकड़ना ही बड़ी बात है। माने कोई भी सेंटेंस हो, अब समझना होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। दो किस्म का फर्स्ट टेंस में दो किस्म का सेंटेंस हम बताए हैं, तो ये एक किस्म का, पहले एक किस्म बताए, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो पढ़ाया करते थे यानी यूज टू, USED, यूज, इसे यही वर्ब का टू है। तो उसके बाद वर्ब 1 देखिए, टीच, ये वर्ब 1 है। यूज टू टीच, द टीचर यूज टू टीच अस, हमें इंग्लिश डेली, रोज हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। तो ये जो यूज्ड है, यूज्ड को हम लोग यूज्ड में से ऑक्सिलरी वर्ब यानी डिड निकालने का तरीका। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वर्ब 2 इक्वल टू वर्ब 1 प्लस डिड होता है। तो वर्ब 2 तो यहाँ पर यूज्ड है, यूज्ड USED, यूज्ड इज इक्वल टू यूज वर्ब 1 प्लस डिड। अगर ये करके रखेंगे तो आगे चलकर कभी इस ढंग का सेंटेंस को नेगेटिव करने की जरूरत हो, इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो इसका जरूरत हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग तोड़ते हुए, खंडन करते हुए, एक एक हिस्सा को पहचानते हुए, ये प्रिंसिपल वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, पहचानते हुए हम जाए तो आगे हम लोग का वो सब नेगेटिव फॉर्म, इंटरोगेटिव फॉर्म करने में आसान हो जाएगा। इसलिए इसे हम लोग सीखते हुए जाएंगे। तो हम लोग क्या सीखे आज? फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस में दो किस्म के वक्त बनते हैं, जिसमें एक सेंटेंस में ता था ते थे ती थी या ये सब रहता है, जो वर्ब का टू से अनुवाद किया जाता है, और एक सेंटेंस जिसमें भूतकाल में कोई काम अभ्यास जनित ढंग से जो नियमित कभी ये कोई घटना घटित हुआ करता था, उस ढंग का सेंटेंस को हम लोग यूज टू प्लस वर्ब 1 के रूप में, मैंने इस फॉर्मूला से अनुवाद करेंगे तो ठीक रहेगा। इस दो ढंग का आसान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे आसान टेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर इसका यूज होता है। हम लोग सीख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, और इसको हर समय इजवुड SVOOT को ध्यान में रखते हुए, अगर हमारा इजवुड गलत हो जाएगा तो अनुवाद भी गलत होगा। हम लोग इस ढंग से हम लोग कर सकते हैं। दोनों ढंग का सेंटेंस हम लोग देख लिए हैं, ज्यादा एग्जाम्पल देना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस ढंग से हम लोग इस खंडन को समझना जरूरी है। आज इतना।